अरे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में। प्यारे बच्चों, मैं आपको हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा रहा था, विज्ञान में यानी साइंस में जो पढ़ा रहा था, उसमें मैं लाइट लेकर आया था, यानी प्रकाश इकाई लेकर आया था। यूनिट में जो लेकर आया था उसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में कौन कौन से डिवाइड हो जाते हैं, किस प्रकार के प्रकाश का डिवाइडेशन पारदर्शी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। उसमें हमने सबसे पहले परावर्तन आपको बताया था, परावर्तन की घटना क्या होती है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना। आज मैं लेकर आया हूं आपको दर्पण, यानी जो परावर्तन की घटना होती है वो दर्पण में होती है। तो कैसे, सबसे पहले हमें समझना होगा कि दर्पण ही क्या होते हैं। कांच का वह भाग जिसका एक सिरा कलई परावर्तक तल होता है, उसे दर्पण कहते हैं। यहां से प्यारे बच्चों आपको यह समझना है कि दर्पण होता क्या है। अगर दर्पण की बात करें तो ये कांच ही होती है। कांच यानी मिरर होता है। उस मिरर में आपको क्या करना है, जैसे कोई कांच का टुकड़ा आपने लिया, अब इस कांच के टुकड़े में आपने क्या किया, दूसरे साइड में इसे कलई कर दिया, यानी पेंट कर दी। ऐसे हमने पेंट कर दिया तो इसका एक सिरा तो कलई किया हुआ हो गया, यानी ये भाग कैसा हुआ, कलई किया हुआ, पेंट किया हुआ। और इधर जो है परावर्तन की घटना होगी, इधर परावर्तन की घटना होगी, तो ये कौन सा तल हो गया, परावर्तक तल हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए, ये परावर्तक तल, ये कलई किया हुआ, तो ये जो कांच का भाग होता है इसी को हम कहते हैं दर्पण। यानी इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण जाएगी और वापस लौट आएगी, इसके आर पार नहीं जाएगी। ये हमने परावर्तन की परिभाषा में उसके नियम, उसके सूत्र सारे बता दिए हैं। आप वहां पर जाकर विजिट करने लेना हमारे चैनल पर, लाइट वाले में। तो ये बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। बस हमारे चैनल पर लास्ट तक आप बने रहिए, धैर्यपूर्वक देखिए। जब तक आप धैर्यपूर्वक पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं। अब मैं आपका वादा करता हूं कि आपको ये समझ में अवश्य आएगा। अब जैसे दर्पण को आप समझना, हमने कहा एक कांच का टुकड़ा है जिसकी एक तरफ हमने पेंट कर दिया, दूसरे भाग में क्या होगा, अगर हम प्रकाश डालते हैं तो वहां पर परावर्तन की घटना होगी। तो परावर्तन की घटना हो रही तो परावर्तक तल कहलाएगा। तो एक परावर्तक तल होगा, एक कलई किया हुआ तल हो गया, तो उसी को हम कहते हैं दर्पण। वही क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। अब ये तो इसकी, अब यहां पर देखिए दर्पण जो होता है, यहां पर देखिए पूरा, इसकी पूरी सतह समान है, तो ये हो जाएगा समतल, ये हो जाएगा समतल दर्पण। यानी एक आपका निकल आकर आ गया समतल दर्पण। और उसी प्रकार ये जो दर्पण होते हैं, दर्पण की अगर बात की जाए तो दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक हम कह सकते हैं समतल दर्पण, एक समतल दर्पण हो जाएगा। दूसरा हम कहें तो गोलीय दर्पण होगा, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक हो जाएगा अवतल दर्पण और एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो यहां से आपने क्या समझा कि दर्पण, अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पर हमने देखो लिखा है, उसके बाद दर्पण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिरर, यानी मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे मुख्यतः दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण पुनः एक दो प्रकार के होते हैं, हम कह सकते हैं कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहां पर हमें क्या समझना है, यहां पर हमें क्या समझना है, दर्पण जब हो जाएंगे तो हमें समझना है गोलीय दर्पण। कौन से समझने हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। यानी सबसे पहले आपने क्या समझा, दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हमने बताया, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और दर्पण ही क्या होता है ये भी हमने बताया। अब बात आती है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो आइए, गोली से क्लियर हो रहा है कि वो गोल सा होगा, कोई ये ऐसे गोल होगा और गोल में हमने कलई कर दी तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। अगर हमने इधर का ब्लैक कर दिया है, इधर हमने कलई कर दिया है, ये परावर्तक तल है, इसमें ये परावर्तक तल है, तो यही हमें समझना है। तो आइए, तो देखिए यहां से क्या होगा, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल में क्या होगा, उत्तल में क्या होगा, उत्तल में कुछ ऐसे होगा ये, यानी अगर देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्या है, इसका उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है और कलई के वाला भाग, कलई वाला क्या भाग है, इधर पेंट हुआ दबा हुआ है। तो यानी यहां से परिभाषा बस जो हम बोल रहे हैं वही कहना है। क्या कहेंगे, उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है और जबकि दबा हुआ भाग कलई के हुआ है। तो जिसका ऊ से उभरा, अब देखो यहां से ऊ से क्या होगा, ऊ से उभरा होगा तो उसे उत्तल हो जाएगा। तो हम कहेंगे जिस दर्पण का परावर्तक तल, परावर्तक तल
उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखें, यानी जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल उभरा होगा उसे उभरा, उसे उत्तल, बस ऐसे समझना। जैसे आप ये देखिए, इसका ये उभरा हुआ भाग है, अगर उभरा हुआ भाग ये है तो ये उभरा है तो उत्तल हो जाएगा। अगर हम इधर करें तो ये हो जाएगा अवतल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तल। दूसरी परिभाषा हम बात करें तो अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात करें तो हम देखेंगे इस तरह हमने किया और इसके इस साइड में हमने क्या कर दिया, हमने ब्लैक कर दिया, निकल कर दिया, पेंट कर दिया। तो इस प्रकार आप देखिए परावर्तक तल यानी घटना इसमें कैसे हो रही है, ये ऐसे किरण जाएगी, ऐसे जा रही है, और इसमें क्या होगा, ऐसे जा रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो ये घटनाएं घट रही हैं, इधर उधर प्रकाश जा रहा है तो परावर्तक तल तो ये है, इधर परावर्तक तल ये है। तो यहां से हम समझेंगे जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो यानी ये दो आपके गोली दर्पण होंगे। गोली दर्पण देखो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही आसानी से समझना है। बस आपको ये समझना है गोली दर्पण दो ही प्रकार के होंगे, एक उत्तल होगा, एक अवतल होगा। उत्तल जो है जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स, और जबकि अवतल को कहते हैं कॉनकेव। तो आइए देखिए, ये जो हमने हाथ को दिखाया, अगर ये उभरा वाला भाग ले रहे हैं तो ये उत्तल वाला, यानी इसमें अगर परावर्तन की घटना हो रही तो उत्तल, अगर इसमें घटना हो रही तो अवतल हो जाएगा। बस इतना ही समझना। जैसे आप कटोरी देखते हैं, कटोरी का जो बैक वाला भाग होता है, जो उभरा हुआ होता है, वो हो जाएगा उत्तल, और जो दबा वाला भाग होता है उसे कहते हैं अवतल। बस इतना आपको समझना है, बस इसी से परिभाषाएं भी बन जाएंगी। जैसे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, हम कहेंगे जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसे अवतल कहते हैं। इसमें देखो ये उभरा हुआ है और इसमें ये दबा हुआ है। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए, बस आपकी परिभाषाएं सारी क्लियर हो जाएंगी। अब इससे संबंधित बहुत सारी, जब हम पूरे प्रकाश को पढ़ेंगे, इससे संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे, तो इससे कुछ प्रमुख परिभाषाएं होती जिनको भी समझना बहुत जरूरी होता है। आइए चलते हैं, उनको भी हम समझा देते हैं। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, अब परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा आपकी निकल कर आती है कौन सी, सबसे पहले आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है, अब यहां पर देखिए, ये हमने एक दर्पण ले लिया है, ये देखो, ये दर्पण ले लिया है, इसके पीछे बैक साइड में हमने कलई का भाग है, ये कलई भाग है, और ये है आपका परावर्तक भाग। तो दर्पण का द्वारक क्या होगा, तो दर्पण का द्वारक में देखिए यहां से इतना, ये है दर्पण, देखो ऐसे हम बना देते हैं अलग, ये देखो ऐसे बना है, और ये देखो ऐसे कलई किया हुआ है यानी पेंट किया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा M1 M2। तो यही आपका द्वारक होता है। कैसे स्पष्ट करेंगे, देखिए जरा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से दर्शाया जाता है। देखो यहां से कितना ही बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे। ये देखो हमने कोई गोली दर्पण लिया, ये देखो गोली दर्पण ले लिया, इस गोली दर्पण में M1 M2 लिखा है, इसका एक भाग हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, दूसरा साइड क्या कर दिया, परावर्तक तल। यहाँ पर परावर्तन की घटना होगी, तो बस इतने कहना है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, इतना ही तो व्यास है इसके, इतने में ही तो परावर्तन की घटना होगी, व्यास को उस दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे M1 M2 से दर्शाया जाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। सबसे जरूरी आपको पहचानना है अब आपको कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये अगर आप समझ गए तो आइए चलते हैं, हम कहेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दूसरी परिभाषा देखो, यहां से समझिए आप, इस परिभाषा को आप समझ लिए तो सब कुछ आपका कल्याण हो जाएगा। कैसे कहेंगे, दर्पण जिस कांच के गोले का एक भाग है
जिस कांच के गोले का एक भाग है उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए, अब इस परिभाषा को आपने समझ लिया तो सारी परिभाषाएं समझ में आएंगी। तो देखो हमने क्या कहा, दर्पण जिस कांच के गोले का एक भाग है। तो ये देखो कांच का एक गोला है, कांच का गोला, ये क्या है, कांच का गोला, कांच का खोखला गोला हो गया, कांच का एक खोखला गोला हो गया। उस कांच के खोखले गोले के हमने एक भाग को यहाँ से काट लिया, ये देखो इतना हमने कट कर लिया, और ये कट कर लिया, ये हमने हटा दिया, ये हटा दिया। अब देखो ये दर्पण आपको लग रहा, ये गोली दर्पण। अब आपको ये समझ में आया कि गोली दर्पण आखिर आया कहाँ से। तो गोली दर्पण प्यारे बच्चों आया है कांच के खोखले गोले से। उसके एक भाग को हम जब कट कर लेते हैं तो वही आपका दर्पण बन जाता है, यदि उसकी एक भाग को हम कलई कर दें। एक भाग को यदि हमने कलई कर दिया है तो वही बन जाएगी क्या, दर्पण। और ये आपका क्या था, ये आपका पूरा कांच का गोला था। अब यहां से देखी जाए, अगर ये कांच का गोला है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या रही होगी। तो देखो ये आपकी इसकी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या है। तो जो इस कांच के खोखले गोले की त्रिज्या है वही इस दर्पण की क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। वही हमने लिखा है, देखो क्या कहा है, दर्पण जिस कांच के गोले का, यहां पर आप खोखला भी कह सकते हैं, कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर देखो आपको, ये आपकी जो है, ये अगर दर्पण होता तो यही आपकी क्या हो जाती, यही आपकी वक्रता त्रिज्या हो जाती। अगर हम इसमें दिखाना चाहें अलग से तो हम ऐसे दर्पण बना लें, ये ऐसे, और ये अगर मान लिया जाए ये पूरा है तो ये केंद्र है, तो यहां से यहां तक ये इसकी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। धैर्यपूर्वक देखते रहिए, आपको हम सारी परिभाषाएं बताएंगे। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए चलते हैं आगे, हम बताते हैं आपको अगली परिभाषा। अगली परिभाषा की ओर चलें तो 3 नंबर परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अब ये भी परिभाषा बिल्कुल सेम इसी तरह है। कैसे कहेंगे, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग है, जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है उसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा, उसके केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र, ये हो गया। तो क्या कहेंगे, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाया जाता है, इसे C से दर्शाया जाता है। देखो फिर से समझिए, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है उसका कोई ना कोई एक केंद्र, देखो हमने क्या लिखा, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपकी हो गई वक्रता केंद्र की परिभाषा। ये परिभाषाएं आपको बहुत सताती हैं, आप इससे भयभीत मत होइए, बस आपको धैर्यपूर्वक देखना होगा, धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देखना होगा, ताकि आपको ये जो सारी समस्याएं रहती प्रकाश से संबंधित, ये आपकी जो परिभाषा नहीं हो पाती, परिभाषाओं को समझ। परिभाषा और होती है ध्रुव। तो देखो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव देख लेते हैं क्या होता है ध्रुव। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, दर्पण के परावर्तक
तल के ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाया जाता है। अब कैसे समझेंगे? हमने कहा ये तो एक दर्पण हो गया, तो दर्पण का जाहिर सी बात जो होगा कोई ना कोई उसका व्यास होगा। जाहिर सी बात जो परावर्तक तल है यही तो परावर्तक तल है, उसका कोई ना कोई एक मध्य बिंदु होगा। ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु होता है, यही आपका ध्रुव होता है, यानी पोल होता है। ध्रुव यानी पोल होता है, ध्रुव यानी पोल होता है, ध्रुव यानी पोल होता है। तो देखो कैसे कहेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, दर्पण ये होगा, परावर्तक तल ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये निकला है, तो मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से दर्शाया जाता है। तो यहां से आपने क्या समझा, ध्रुव की भी परिभाषा हो गई, पोल हो गया। अब देखो एक बात और समझ में हमारी आ रही, क्या आ रही, यहां से ये परिभाषा की, यहां से परिभाषा एक और निकल कर आई। यहां से देखिए हमने बताया था दर्पण, दर्पण ये देखो हमने बताया था दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हमने बताया था दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है उसकी त्रिज्या को ही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से एक परिभाषा और बन सकती है, देखो ये केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ही तो वक्रता त्रिज्या है, केंद्र और वक्ता ध्रुव के बीच की दूरी ही तो वक्रता त्रिज्या है। तो यहां से हम कह सकते हैं, अथवा करके एक परिभाषा और लिख सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं दर्पण गोल, यहां से गोली कह दें ज्यादा बेटर है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से देखो एक परिभाषा और निकल, देखो समझते रहिए, परिभाषाएं स्वयं बनती हैं, परिभाषाएं बनानी नहीं पड़ती। क्या कहा, ये सेंटर है वक्ता केंद्र, ये पोल यानी ध्रुव है, तो बताइए वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ही तो वक्ता त्रिज्या बन रही है। तो इस प्रकार देखिए वही हमने लिख दिया है, गोली दर्पण के वक्ता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। बस हो जाएगा, प्रदर्शित करते हो हम पहले लिख दें, इसे इसमें भी आप उसी तरह लिख लीजिए। तो यानी परिभाषाएं स्वयं बनती रहती हैं। तो आपने 4 परिभाषाएं देख ली। अब हम आपको बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बिना काम नहीं चलना है, तो उसको हम बताते हैं मुख्य अक्ष और फोकस दूरी, और फोकस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इनको भी समझ लेते हैं, 3 परिभाषाएं और हैं। बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं क्या वक्ता त्रिज्या हो गई, 4 परिभाषाएं हो गई। अगली सबसे पहले हम आपको बता देते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष देखो क्या होता है, सपोज दैट ये एक दर्पण है। दर्पण कैसे बनाएंगे, एक तरफ कलई कर देंगे, 3 बिंदु हमने क्लियर कर दिए हैं। एक तो हमने आपको P क्लियर कर दिया है, एक हमने C क्लियर कर दिया है, एक हमने R क्लियर कर दिया है, ये हमने क्लियर कर दिए हैं। अब यहां से देखिए ये जो आपका ऐसे लाइन जाती है, ये बिल्कुल सीध में, यही आपका मुख्य अक्ष है, यही आपका मुख्य अक्ष है। ये जो रेखा है यही मुख्य अक्ष होती है। तो इसको परिभाषित कैसे करें, परिभाषित करने के लिए आप देखिए स्वयं आपको दिख रहा है बिल्कुल ही, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर जाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो परिभाषा फिर बनकर तैयार हो गई। ये जो आपको हमने लाइन खींच रखी है, ये वाली, यही जो लाइन है, जो पूरी सीधी जो लाइन जा रही, चाहे जितनी लंबी खींच को, यही आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। और निकल कहाँ से रही, वक्ता केंद्र और ध्रुव से। भाई वक्ता केंद्र और ध्रुव से जो निकल जाती है रेखा, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष हो गया। अब अगली लाइन है आपकी, अगली परिभाषा हम कहेंगे फोकस, फोकस, अगला हो जाएगा मुख्य फोकस, इसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस, फोकस या मुख्य फोकस। देखो इसमें क्या होता है, अब यहां से अगर मुख्य अक्ष क्लियर नहीं है तो आप फोकस दूरी नहीं बता पाएंगे, फोकस नहीं बता पाएंगे। तो यहां से देखिए अब क्या होगा, ये जो आपकी, इसमें अगर जानना चाहते हो ये जो लाइन जाएगी यही आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, हम कहेंगे मुख्य अक्ष के
समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, अब देखो यहाँ से कैसे समझेंगे। मान लिया कोई प्रकाश की किरण, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, भाई जैसे ये है मुख्य अक्ष वैसे ही समांतर उसी के समांतर। समांतर क्या होता है, बीच की दूरी अगर समान है तो उसे हम समांतर कहते हैं। और ये जब परावर्तन की घटना हो जाएगी, जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वही उसका कहलाएगा फोकस। समझ गए? यानी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरे, जिस बिंदु से निकलेगी, जिस बिंदु को फोकस, मुख्य फोकस के या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी वही बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को ही फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो हमने लिखा इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने देखा, हमने पहले द्वारक बताया, पी बताया, एफ बताया, सी बताया, आर, ये सारी परिभाषाएं हो गई। और अगला हमने मुख्य अक्ष बताया। अब हम चलते हैं, आपको एक परिभाषा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताएंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, यहीं से निकल कर आएगी ये भी। तो हम कहेंगे मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाया या प्रदर्शित किया जाता है, अब यहां से समझो क्या है ये, भाई आप बताइए, दिख रही है आपको परिभाषा, यहाँ एफ दिख रहा है, तो यहाँ एफ से लेकर ये आपको पी दिख रहा है, तो एफ से लेकर ये जो पी दिख रहा है यही आपकी क्या है, यही आपकी स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसमें देखिए, यहाँ से लेकर ये जो आपको दिख रही है ये तो आर हो गई, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर जाए, मान ली यहाँ से गुजरी है एक प्रकाश की किरण, तो अगर यहाँ से गुजरी है तो बताओ ये इसका क्या होगा, एफ हो गया ये। तो ये एफ से लेकर यह ध्रुव है, यही आपकी स्मॉल एफ हो जाएगी, ये आपको स्मॉल एफ हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे सारी परिभाषाएं बड़ी ही बेहतरीन तरीके से होंगी। क्या हमने बताया, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तो सारी परिभाषाएं हमने बताया। दर्पण जो होता है गोली दर्पण का हमने मुख्य अक्ष बताया, हमने द्वारक बताया, द्वारक के साथ हमने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और साथ में फोकस दूरी, फोकस, ये सारी परिभाषाएं हमने आपको बता दी। परिभाषाएं देखा स्वतः बनती हैं, बस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह और वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।